तो आज हम सभी यहाँ पर देखने जा रहे हैं कैपिटलिज्म के बारे में। और ये है आपके सामने एडम स्मिथ, जिन्होंने धारणा दिया था कैपिटलिज्म का यानी पूंजीवाद का। मैं अमित कुमार आप सबों को एक से एक नई नई कहानियां, नई नई चीजें बताते हुए चलता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म, ये जो शब्द है कैपिटलिज्म, ये आया है कैपिटल से। कहां से? कैपिटल। और कैपिटल का अर्थ क्या होता है? वेल्थ। किसी भी फॉर्म में वेल्थ हो, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे जो भी कुछ हो, यानी पूंजी, पैसा। ये जो कैपिटलिस्ट है या कैपिटलिज्म है, ये कैपिटल से बना है यानी पूंजी से बना है। अर्थात जिसके पास पूंजी होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके पास पूंजी होगा उसी का विकास होगा। इसे अगर सिंपल थ्योरी में हम लोग समझें तो ये कैपिटलिज्म हमें बताता है कि व्यक्ति को जो काम मिलेगा उसके एबिलिटी के अनुसार, लेकिन काम के एवज में जो दाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो उसके एबिलिटी और कैपिटल के अनुसार। कैपिटल यानी जो जितना पूंजी लगाएगा वो उतना कमाएगा। सीधी सी बात है। यहां पर जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना पैसा कमा सकता है। अर्थात मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता। ये जो कैपिटलिज्म होता है, इसे काफी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, कहां से आया, कैसे आया, सारी चीजों को तो समझिएगा। ये जो कैपिटलिज्म होता है, इसके कुछ कंपोनेंट है। क्या? सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। हर चीज प्राइवेट हाथों में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हाथों में। जैसे जमीन हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्रीज हो, ये सभी प्राइवेट हाथ में होगा, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसी कारण से इसमें लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है। तीसरा इसमें जो पॉइंट होगा, फ्री मार्केट, यानी पूरी तरीके से कंपटीशन होगा मार्केट में, कोई रोक टोक नहीं, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री मार्केट। दूसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि कैपिटलिज्म के बारे में अक्सर बोला जाता है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। यानी सरकार को व्यापार में इंटर करने का कोई काम नहीं होना चाहिए, मतलब सरकार को किसी भी हाल में बिजनेस में इंटर नहीं करना चाहिए। और इसी कारण से कैपिटलिज्म में क्या होता है कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को लाता है। जिसके पास जितना पैसा वो उतना अधिक और कमा सकता है। ठीक है, मनी बिगेट्स मनी। इस कैपिटलिज्म के थ्योरी में का शुरुआत कहां से हुआ, पहले ये जानो। अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पूंजीवाद क्या बोलता है, कि वैसा बाजार जहां पर सरकार का जरा सा भी इंटरफेयर ना हो। जिसके पास जितना पैसा रहेगा वो अपने पैसे के अनुसार इन्वेस्ट करेगा और अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार मेहनत भी करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। अर्थात जिसके पास जितना पैसा रहा वो उतना इन्वेस्ट कर दिया और मेहनत किया, पैसा कमाया। जिसके पास कम पैसा होगा कम इन्वेस्ट करेगा, कितना भी मेहनत कर ले इन्वेस्टमेंट तो कम है, तो पैसा भी कम कमाएगा। तो कैपिटलिज्म यही बताता है कि जिसके पास जितना पैसा वो उतना आगे बढ़ सकता है। क्लियर? लेकिन सवाल है ये कैपिटलिज्म आया कहां से? गाइज, ये जो कैपिटलिज्म है बहुत पुराना है। ये आया फेडरलिज्म से। फेडरलिज्म यानी सामंतवाद। ये कैपिटलिज्म का स्टार्टिंग फेज है। इसमें क्या होता था कि लैंड लॉर्ड्स जो होते थे, जमींदार, लैंड ओनर, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। उन जमीनों में वो लोगों को काम करवाते थे, लोगों से, किसानों से यहाँ पर काम करवाते थे। किसान यहाँ पर काफी मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तब फिर जाकर के फसल उगता था। और फसल उगने के बाद जो प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा ये लैंड ऑनर ले जाते थे। जमीन के जो मालिक होते थे वो लेते जाते थे और इन किसानों को मिलता था बस मात्र सैलरी। ये था फेडरलिज्म कि जमींदारों का जमीन है, क्योंकि उसका पूंजी लगा हुआ है, तो वो बैठ के कमाते थे। बस एक बार पूंजी लगा दी है, मजदूर काम कर रहे हैं खेत में, बदले में मजदूरों को सैलरी मिल रहा है और सारा प्रॉफिट लैंड ओनर उठा लेते थे। वही चीज
कैपिटलिज्म में है। यहां पर क्या है, एक इंडस्ट्री है जिसमें वहां के वर्कर एम्प्लॉय मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मिल रहा है बदले में सैलरी, और जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कंपनी के ऑनर ले जाते हैं। यानी ऑनर को मिलेगा प्रॉफिट और वर्कर को मिलेगा सैलरी। सवाल है यहां पर इस कैपिटलिज्म में ऑनर कौन होगा? तो ऑनर वो होगा जिसके पास सबसे अधिक उस कंपनी का शेयर होगा। यानी जो शेयर, आपके पास पैसा है, आप शेयर खरीद लिए। सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास पैसा था, आपने शेयर खरीद लिया। आपको पता भी नहीं किसी जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है कि वो कंपनी वर्क कैसे करती है, लेकिन कंपनी को जैसे जैसे प्रॉफिट होगा आपको आपके शेयर के अनुसार प्रॉफिट मिलते जाएगा। तो यहां पर सिंपल, आपने तो कंपनी में काम नहीं किया, आपने तो मेहनत नहीं किया, आपने तो केवल पूंजी लगाया, पैसा लगाया जो कि आपके पास था, और आप प्रॉफिट कमा लिए। कैपिटलिज्म यही बोलता है, जिसके पास पैसा होगा वो पैसा कमा लेगा, इन्वेस्ट करेगा पैसा कमाएगा, इन्वेस्ट करेगा पैसा कमाएगा। तो ये रहा बाबू टोटल बेसिक कैपिटलिज्म का। अब हम लोग जानेंगे कि मॉडर्न एरा में ये कैपिटलिज्म कहां से आया। मॉडर्न टाइम पीरियड में, मॉडर्न एरा में ये कैपिटलिज्म जो है सबसे पहले आता है 16th और 17th सेंचुरी के अप्रोक्स में। इस टाइम पीरियड में ब्रिटेन और नीदरलैंड जिसे डच भी बोला जाता है, इन दोनों ने इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट किया 16 से 17 सेंचुरी में, और वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना जिसका नाम रखा गया एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ये वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसमें जो पहली कंपनी लिस्ट की गई वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में ये लिस्ट की गई थी यहां पर, और इस तरीके से मॉडर्न कैपिटलिज्म स्टार्ट होता है। कैपिटलिज्म में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिनका नाम है एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ ही वो व्यक्ति है जिन्होंने ये थ्योरी को दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म, है ना, पूंजीवाद। एडम स्मिथ ये थ्योरी दिए थे एक बुक से जो कि 1776 में लिखा गया, और इस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो द वेल्थ ऑफ नेशन है, इसमें बहुत सारी चीजों को इन्होंने बताया कि कंपटीशन होना चाहिए। 3 चीज इंपॉर्टेंट ये बताएं। सबसे पहला बोले क्या कि मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। दूसरा चीज ये बोले क्या कि पर्सनल प्रॉफिट का विचार होना चाहिए लोगों में, पर्सनल प्रॉफिट। और तीसरा चीज बोले लेजे फेयर। लेजे फेयर का मतलब होता है लिव अलोन। लिव अलोन यानी इकोनॉमी को सरकार अलोन छोड़ दे, अकेला छोड़ दे। देखो एडम स्मिथ क्यों लाए थे ये? एडम स्मिथ इसलिए लाए थे ये थ्योरी ताकि कंज्यूमर का फायदा हो। एडम स्मिथ जो कैपिटलिज्म का थ्योरी बोले, ये इसलिए नहीं कि लोग जो बिजनेसमैन है उनका फायदा हो, कंज्यूमर का फायदा हो। कैसे? मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो जो बिजनेसमैन होंगे वो अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, और अधिक से अधिक मेहनत करने की वजह से वो अधिक से अधिक सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट हमें दे पाएंगे। कैसे? तो समझना, इस लेजे फेयर के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो एक कंपनी है ए, ये बर्गर बनाती है। एक कंपनी है बी, ये भी बर्गर बनाती है। दोनों का अगल बगल में दुकान है, छोटे छोटे शॉपकीपर है, दोनों का दुकान है। अब सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये दोनों चाहेंगे कि मेरे पास अधिक कस्टमर आए, मेरा बर्गर अधिक बिके, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे? कोशिश करेंगे अधिक से अधिक बेहतर बर्गर बनाने का, यानी यहां पर इनोवेशन होगा, है ना, इनोवेशन होगा। पहला काम किया। दूसरा काम ये कि आप चाहेंगे कि कम से कम सस्ते दामों में मैं दे पाऊं, क्योंकि देखो जो कम दाम में, कम सस्ते में सर्विस या प्रोडक्ट मुहैया कराएगा बेहतर क्वालिटी का, लोग उसी के पास जाएंगे। अगर एक कम पैसे में अच्छा बर्गर देगा तो लोग उसके पास जाएंगे। बी अगर कम पैसे में अच्छा बर्गर देगा तो लोग बी के पास जाएंगे।
तो दोनों चाहेगा कि ना सस्ते से सस्ते दामों में मैं अच्छी चीज मुहैया करा पाऊं, यानी बेस्ट क्वालिटी मिलेगा यहाँ पर कंज्यूमर को और चीप रेट में, सस्ते प्राइस में। नेक्स्ट, अब क्या है कि ना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये कंपनी वाले चाहेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि ना और स्टाफ को रख लें ताकि अधिक से अधिक बर्गर बनाया जा सके। एक व्यक्ति बिल काटेगा, एक व्यक्ति केवल कुकिंग करेगा, एक व्यक्ति पैकिंग करेगा और एक व्यक्ति डिलीवर करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आएगा कि जिसका काम है बिल काटने का वो सिर्फ बिल काटेगा, जिसका काम है डिलीवर करने का वो सिर्फ डिलीवर करेगा, जिसका काम है कुकिंग करने का वो सिर्फ और सिर्फ कुकिंग करेगा, और जिसका काम है पैकिंग करने का वो सिर्फ और सिर्फ पैकिंग करेगा। ऐसे में क्या होगा, काम में स्पीड बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, स्पेशलाइजेशन आ रहा है लोगों में। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सोसाइटी का फायदा ही दिख रहा है। एडम स्मिथ यही सोच करके लाए, एक थ्योरी दिए कैपिटलिज्म का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम कैसे आया? प्रॉब्लम आया जब वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे इनोवेशन हुए और आ गया उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वर्कर्स से बहुत अधिक काम कराया जाने लगा, कम पैसे में बहुत अधिक मेहनत करवाया जाने लगा, और यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर हुआ। लेकिन सवाल है क्यों, कैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर आ गया, है ना? तो इसे समझो। एडम स्मिथ क्या बोले थे कैपिटलिज्म की थ्योरी में, याद करो। वो बोले थे कि पर्सनल प्रॉफिट का धारणा होना चाहिए और कंपटीशन भी होना चाहिए। तो चलो कंपटीशन हम लोग लगा देते हैं, पर्सनल प्रॉफिट भी लगा देते हैं। अब पर्सनल प्रॉफिट के लिए ए और बी का एग्जाम्पल लो, या किसी भी बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लो। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है? वो प्राइस बढ़ा सकता है, लेकिन नहीं, कंपटीशन है, प्राइस नहीं बढ़ा पाएगा, छोड़ दो। वो प्राइस नहीं बढ़ा सकता है तो क्वालिटी डाउन नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट घटा सकता है ना? इन्वेस्टमेंट घटाएगा तब भी तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट गिरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का बाजार है। अगर रद्दी क्वालिटी का बर्गर मुहैया कराएगा तो लोग क्यों जाएंगे इसके पास? तो इन्वेस्टमेंट घटाने का भी दो तरीका है, या तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो कि वो नहीं कर सकता किसी भी हाल में, या लेबर चार्ज जो है उसे कम कर दे, ये तो कर सकता है। इससे तो कंज्यूमर नहीं भागेंगे। यही हुआ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो लेबर चार्ज कम कर दिया गया, उनसे अधिक काम लिया जाने लगा, अधिक मेहनत कराया जाने लगा। मार्केट में मशीन आ चुका था, मशीन लोगों का रोजगार छीनने लगा था। तो यहाँ पर काम करने वाले लोग अधिक थे और जॉब अपॉर्चुनिटी कम था, तो लोग एग्री हो जाते थे कम से कम पैसे में भी काम करने के लिए, कम से कम सैलरी में भी अधिक से अधिक काम करने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। और ऐसी स्थिति को देखते हुए यहां पर आते हैं कार्ल मार्क्स। तो एक तरफ है हमारे ये एडम स्मिथ और एक तरफ है कार्ल मार्क्स। थोड़ा सा अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे यहां पर, ठीक है? एडम स्मिथ ने जो किताब लिखा उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। कार्ल मार्क्स ने जो किताब लिखा उसका नाम है दास कैपिटल। जर्मन व्यक्ति थे, अलग जर्मन भाषा में लिखते थे। एडम स्मिथ का ध्यान किस चीज पे था कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए और कैसे इफिशियंसी भी बढ़ाया जाए, वर्क इफिशियंसी यानी लोगों का कार्य क्षमता। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या बोले? कार्ल मार्क्स बोले कि देखो साहब, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसे में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होगा, है ना? कार्ल मार्क्स का ध्यान था कि इंडिविजुअल का ग्रोथ कैसा हो रहा है, एक वर्कर का, एक व्यक्ति के, एक समाज का ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो ये इंडिविजुअल पर ध्यान दे रहे थे, और खासकर इंडिविजुअल में वर्कर्स पर ध्यान दे रहे थे। दूसरा ये बोले क्या, ये एफिशिएंसी की वजह से या डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से क्या होगा, जो स्पेशलाइजेशन की वजह से जो वर्कर होंगे वो इजीली रिप्लेसेबल हो जाएंगे। अब इसे आप ऐसे समझो, मान लो आपको पता है असेंबली लाइन में बड़े बड़े फैक्ट्रीज में काम होता है। जैसे एक बाइक है, बुलेट बाइक का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जो फैक्ट्री होगा उसमें एक बंदा सिर्फ और सिर्फ टायर टाइट करेगा, एक बंदा जो कि
मशीन बाइक का बॉडी टाइट करेगा, एक बंदा जो कि उसमें मोटर लगाएगा, इंजन लगाएगा, एक बंदा जो कि केवल टंकी टाइट करेगा, एक बंदा जो कि उसमें हेडलाइट लगाएगा, एक तो केवल मीटर लगाएगा। तो यहां पर किसी भी एक बंदे को पूरा का पूरा बाइक असेंबल करने नहीं आ रहा है। किसी एक को आ रहा है सिर्फ और सिर्फ टायर लगाने, किसी एक को आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इंजन बैठाने, किसी को एक आ रहा है सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट बनाने, किसी को आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मीटर सेट करने। यानी कुल मिलाकर किसी एक व्यक्ति के पास इतना एबिलिटी नहीं है कि वो पूरा का पूरा बाइक असेंबल कर दे। इसका मतलब किसी के को कोई एक्स्ट्रा हुनर नहीं है वर्कर के पास, और वैसे में उसे इजिली हटाया जा सकता है और नए वर्कर को लाया जा सकता है। ये बताएं, बोले ऐसे में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होगा पूरी तरीके से। देखो, अपने एज में एडम स्मिथ भी सही थे और अपने एज में कार्ल मार्क्स भी सही थे। एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था? 1723 में, और मृत्यु हो गया 1719। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में, और मृत्यु हो गया 1883 में। यानी एडम स्मिथ जब मृत्यु हो चुका था उससे काफी साल बाद कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। एडम स्मिथ के टाइम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बस अभी स्टार्ट ही हुआ था, इसलिए वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नुकसान की तरफ नहीं उनका ध्यान गया। लेकिन जब कार्ल मार्क्स अपने होश को संभाले उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था, और इसी कारण से कार्ल मार्क्स वर्कर के लिए बात की। तो यहाँ पर सब चीज तो हमें समझ में आया कि ना कैपिटलिज्म में एक चीज तो बेहतर हमें दिखा यहाँ पर कि यहाँ पर कंज्यूमर को प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक तो हम लोग यही जान रहे हैं, फ्री मार्केट है, सस्ते से सस्ते दामों में बेहतर से बेहतर चीज बनाने का कोशिश कंपनी के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस चीज को, इस बात को धक्का लगा 1902 ईस्वी में। 1902 में यूएसए की एक कंपनी थी कार्नेजी नाम से एक कंपनी थी, वो जुड़ गई, वो मतलब अपने अंडर कर ली फेडरल कंपनी को, फेडरल स्टील कंपनी और नेशनल स्टील कंपनी को। यानी कार्नेजी स्टील कंपनी, फेडरल स्टील कंपनी और नेशनल स्टील कंपनी को अपने में मर्ज कर ली, और मर्ज करके अपना नाम रखी यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी। ये जो यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी थी अब काफी बड़ी कंपनी हो गई, 3 कंपनियों को आपस में जोड़ने की वजह से। ये देखिए कि ना और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी है जो कि काम कर रहे हैं, स्टील पे काम कर रहे हैं। उन सभी कंपनियों को एक मीटिंग में, एक पार्टी में बुलाती है और बोलती है कि आप सभी ऐसा करो, हमारे में मर्ज हो जाओ, बदले में आपको इतना इतना पैसा दिया जा रहा है, आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा। और इस तरीके से यूएस की सारी कंपनियां इस यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी में मर्ज हो गई, और मार्केट में स्टील प्रोडक्शन करने वाली केवल एक ही कंपनी बची जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट स्टील कंपनी, और वर्ल्ड की ये पहली $1 बिलियन कंपनी बन गई। तो अब देखो, सिंपल सी बात को समझो, स्टील सिर्फ और सिर्फ यही बना रही है, तो स्टील के बिजनेस में अब इसका मोनोपोली हो गया है ना, मोनोपोली हो गया। और मोनोपोली होने की वजह से जो वो इनविजिबल हैंड था जो कि मार्केट को मजबूर करता था कि बेहतर से बेहतर चीजें बनाई जा सके कम से कम प्राइस में, वो इनविजिबल हैंड तो अब खत्म हो गया। एडम स्मिथ जिस कारण से इस कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे वो कारण ही अब खत्म हो गया है ना। तो यहां पर हमें दिखता है कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो कि वर्कर के साथ साथ कंज्यूमर को भी यहां पर नुकसान दे रहा है ना। अब देखते हैं आगे। देखो, कैपिटलिज्म में जिस चीज को प्रॉफिट बोला जाता है, प्रॉफिट, कार्ल मार्क्स वाले कम्युनिज्म में उसी चीज को सरप्लस वैल्यू बोला जाता है। सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ लेबर, है ना, वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ लेबर। इसे आप ऐसे समझो कि आपको चाहिए कॉपी, ठीक है,
और पेन। पता चला कि आप या हाँ, आपको चाहिए कॉपी और पेन। आप पता चला कि आप जिस जहां पर रहते हो वहां पर पूरे 400 किलोमीटर के रेडियस में एक भी ऐसा दुकान नहीं है जो कॉपी और कलम बेचता हो सिवाय एक के। मतलब एक ही दुकान है जो कॉपी कलम बेचता हो। आपको पता है कि ना एक कॉपी का दाम है महज 10 रुपए। आप उसके पास गए, वो आपको 100 रुपए भी बोलेगा तो मजबूरन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 400 किलोमीटर दूर तो नहीं जाओगे कॉपी लेने। मोनोपोली हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना, 100 रुपए बोला, जबकि उसका एक्चुअल प्राइस था कितना, 10 रुपए। कुल मिला के 90 रुपए को कैपिटलिज्म वाले बोलेंगे कि ये तो प्रॉफिट है, लेकिन कम्युनिज्म वाले बोलेंगे ये तो सरप्लस वैल्यू है और इसे लेवर्स में बंटना चाहिए था। यही है मोनोपोली, यही है कैपिटलिज्म का ड्रॉबैक। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनियां कैपिटलिज्म थ्योरी वाले बेकार होते हैं। बहुत सारी कंपनी अच्छे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एग्जाम्पल लूंगा अमूल का। अमूल के बारे में आप सभी जानते होंगे। अमूल एक कोऑपरेटिव कंपनी है। कोऑपरेटिव कंपनी। आप याद करो मैंने क्या बताया था, शेयर मार्केट कैपिटलिज्म में, और शेयर होल्डर कोई मेहनत भी नहीं करते लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट उठा ले जाते हैं। तो इसी कारण से अमूल कंपनी को एस्टेब्लिश किए। इस कोऑपरेटिव कंपनी के जो सूत्रधार थे वो थे त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल। और ये त्रिभुवन दास पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के सानिध्य में इस कोऑपरेटिव कंपनी को एस्टेब्लिश किए। एक कह सकते हैं कैपिटलिस्ट कंपनी है ही है, सरकार का कोई वैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहां पर वर्कर्स को अधिकार दिया गया। वर्कर कंपनी के मेन ओनर है, इसलिए कोऑपरेटिव कहलाता है। ये कोऑपरेटिव में क्या है, जितने लोग उसमें जुड़े होंगे सारों का अपना अपना अधिकार होगा। कंपनी जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी वो सबों में बटेगा। और ये जो कंपनी थी कैपिटलिस्ट थ्योरी पर चलने वाली कंपनी ही थी, लेकिन कहीं अधिक बेहतर थी, जहां पे वर्कर्स को भी फायदा, कंज्यूमर्स को भी फायदा। और इसी कंपनी पर इंडिया की पहली क्राउड फंडेड मूवी बनी जिसका नाम है मंथन। और इस मंथन मूवी में के मेकिंग में अमूल कंपनी के उस वक्त 2 लाख के करीब किसान हुआ करते थे। सबों ने 2-2 रुपए चंदा दिया और उस 2-2 रुपए के चंदे को इकट्ठा करके मंथन मूवी बनाया गया। तो ये मैंने कैपिटलिज्म के बारे में आपको बताया। एडम स्मिथ की कैपिटलिज्म को पूरी दुनिया धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ली थी, अच्छे से चल रहा था। कुछ कंट्रीज को छोड़ करके लगभग में बहुत सारी कंट्रियां कैपिटलिज्म के रास्ते पर चल रही थी। लेकिन इस कैपिटलिज्म को सबसे बड़ा झटका लगा 1929 में, जब स्टॉक मार्केट पूरे से क्रैश कर गया। जो लोग इन्वेस्ट किए हुए थे वो सभी कंगाल बर्बाद हो गए। और वैसे ऊहापोह की स्थिति में एक व्यक्ति सामने आते हैं जिनका नाम है जॉन एम कैनी। ये जो जॉन एम कैनी है, इन्होंने बोला क्या कि इनविजिबल हैंड फ्री मार्केट बोल करके कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ जुमला है। अगर मार्केट को सही तरीके से रन कराना है तो यहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को सब्सिडी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं दूसरी कंपनी को एक्वायर ना कर ले, मोनोपोली ना कर ले मार्केट में, इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। देखो कैपिटलिज्म में एक सिंपल फिलॉसफी चलता है, एक्वायर और गेट एक्वायर्ड। इसे आप ऐसे समझो कि एक कंपनी थी जबोंग कंपनी को एक्वायर कर लिया मंत्रा ने, फिर मंत्रा को एक्वायर कर लिया फ्लिपकार्ट ने, है ना। उसी तरीके से इंस्टा और व्हाट्सएप सबसे अधिक चलता था, जिसे एक्वायर कर लिया फेसबुक ने। इस वीडियो को आप देख रहे हो यूट्यूब में, तो यूट्यूब को एक्वायर कर रखी है गूगल, और गूगल की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। गूगल की जो मदर कंपनी है, जो एक्चुअल कंपनी जिसका नाम है अल्फाबेट, उसने बहुत सारे कंपनी को एक्वायर कर रखा है।
तो आप यहां पर समझ सकते हो कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है कैपिटलिज्म में, या तो आप एक्वायर कर लो दूसरी छोटी कंपनी को और बड़ी बन जाओ, या तो आप खुद किसी बड़ी कंपनी में एक्वायर्ड हो जाओ। कोई भी बड़ी कंपनी यूं ही बड़ी नहीं बनती, वो छोटे छोटे कंपनियों को एक्वायर करके बड़ी बनती है। और ये जॉन केनी यही बोले कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए ताकि छोटी कंपनियों को सब्सिडी मिले और बड़ी कंपनियों का मोनोपोली ना हो सके। और धीरे धीरे जॉन केनी के इस फिलोसफी को पूरी दुनिया ने अपना लिया। बहुत अच्छी फिलोसफी है ये। कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं वो लोगों को अधिक ऑप्शन देता है ना। तो कैपिटलिज्म तो अपनी जगह पर अच्छा है ही, लेकिन उसके जो समस्या थी उस कैपिटलिज्म थ्योरी में, उसे खत्म करने के लिए जॉन केनी ने ये सारे फिलोसफी दिए। लेकिन फिर इस कैपिटलिज्म को झटका लगा 1980 में। 1980 में क्या हुआ, यूएसए के उस वक्त प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, और यूके के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मार्गरेट थैचर। इन दोनों ने बोला क्या कि हम कोई गवर्नमेंट के कंट्रोलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसे बंद करेंगे और वापस से एडम स्मिथ वाले कैपिटलिज्म को हम लोग लेके आएंगे, फ्री मार्केट पॉलिसी लेके आएंगे। और ये जो रीइंट्रोड्यूस किए फ्री मार्केट पॉलिसी, और वो कहलाया इस वक्त कैपिटलिज्म नहीं कहलाया, अब ये कहलाया नियो लिबरलिज्म। समझे बात? तो कैपिटलिज्म मॉडर्न एज में, आज के दौर में कैपिटलिज्म मतलब जहां पर फ्री मार्केट ना हो, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो। लेकिन एडम स्मिथ वाला कैपिटलिज्म अगर कहीं पर लागू है आज के दौर में, तो वो कैपिटलिज्म ना कहला करके नियो लिबरलिज्म कहलाएगा। और इस तरीके से फिर उसके बाद धीरे धीरे ज्यादातर कंट्रीज, आज के डेट में ज्यादातर कंट्रीज नियो लिबरलिज्म को फॉलो कर रखी है। तो ये आपको पता चल गया होगा अभी तक में कि कैसे कैपिटलिज्म कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा है। अब हम लोग जानेंगे क्या कैपिटलिज्म के नुकसान है, क्या फायदे हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है कैपिटलिज्म के, यानी पॉजिटिव पॉइंट हम लोग जानेंगे। सबसे मेन चीज यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन, यानी यहां पर एक ही चीज को बनाने के लिए ढेर सारी कंपनियां होंगी, कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। सबसे बढ़िया चीज यहां पर दिखता है इनोवेशन। हर एक कंपनी चाहती है कि हम कुछ बेहतर इनोवेट करें ताकि मेरा प्रोडक्ट अधिक से अधिक बिक सके। दूसरा चीज यहां पर दिखता है लोगों को अधिक से अधिक कमाने का मौका मिलता है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कैपिटलिज्म में कि आप फर्श से अर्श तक पहुंच जाओ, है ना। यानी आप गरीब पैदा हुए हो लेकिन आप अमीर, मरने के टाइम अमीर हो सकते हो, यानी बहुत अधिक अमीर बन सकते हो अपने जीवन काल में। तो यहां पर फाइनेंशियल डेवलपमेंट का पूरा मौका मिलता है। दूसरा, यहां पर टेक्नोलॉजी का पूरा डेवलपमेंट होता है। आप देख लो दुनिया में जितना भी इनोवेशन हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, ज्यादातर आपको कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ही दिखेंगे। तीसरा, यहां पर हर व्यक्ति ड्रीम कर देख सकता है, सपना देख सकता है। कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे आप याद करो, एक समय था जब केवल दूरदर्शन चैनल आता था टीवी में, आज देख लो कितने सारे चैनल है ना। एक समय केवल भारत में मारुति कार हुआ करती थी, आज हर एक ब्रांड अवेलेबल है। तो यहां पर अधिक ऑप्शन आपको मिल रहा है कैपिटलिज्म होने की वजह से। अगर कैपिटलिज्म नहीं होता तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन होता अपने पास। सारे तो पॉजिटिव पॉइंट हो गए। अब कुछ हम लोग निगेटिव पॉइंट भी देखेंगे। निगेटिव पॉइंट क्या क्या है कैपिटलिज्म के। सबसे पहला, अलग बात है डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन मोनोपोली होते देर नहीं लगता। जैसे आज जियो के बारे में बोला जाता है कि मोनोपोली हो रखा है उसका। दूसरा, इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। जैसे किसी के पास पैसे अधिक है, अधिक से अधिक इन्वेस्ट करेगा, अधिक से अधिक वो कमा लेगा। जिसके पास पैसे कम है वो तो फंस गया। तीसरा, या तो आप एक्वायर कर लो किसी छोटी छोटी कंपनी को और बड़ी कंपनी बन जाओ, या तो आप खुद एक्वायर्ड हो जाओ, यानी आप खुद किसी बड़े कंपनी में मर्ज हो जाओ, गेट एक्वायर्ड। चौथा, यहां पर हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यहां पर बहुत हो जाता है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं 2017 का। 2017 का रिपोर्ट एक कहता है कि दुनिया के 1% लोगों के पास 2016 में जनरेट हुए
टोटल रेवेन्यू का 82% है अवेलेबल। सोचो, यानी 1% लोग मिलकर के इस 82% रेवेन्यू के मालिक थे। एक और रिपोर्ट बताता है कि दुनिया के टॉप 42 रिचेस्ट पर्सन के पास दुनिया की आधी आबादी यानी 3.5 बिलियन लोगों का पैसा रखे हुए हैं। मतलब दुनिया के जो टॉप 42 अमीर लोग हैं उनके पास दुनिया के आधी आबादी के बराबर पैसा है। और नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट इसका, जैसे मनी बिगेट्स मनी, उसी तरीके से पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी, गरीबी गरीबी को बुलाता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो ना एजुकेशन पर खर्च कर पाएगा अच्छा, ना वो हेल्थ पर खर्च कर पाएगा, बीमार होगा और गरीब होगा और गरीबी बढ़ते जाएगा। अगला नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर इन्वायरमेंट को, और ये तो बहुत अधिक है। इसे आप ऐसे समझो, देखो कैपिटलिज्म में क्या है ना, हर कंपनी चाहती है इन्फिनाइट कंजप्शन के बारे में, इन्फिनाइट कंजप्शन के बारे में। जैसे मैं अपनी एक बात बताता हूँ। जब मैं बचपन में था तो एक टीवी एड आया करता था, उसमें एक हीरो रहता था, वो हेलीकॉप्टर से उतरता था सिगरेट पीते हुए। तो मुझे ये समझ में आ गया था उस वक्त कि अगर हेलीकॉप्टर में बैठना है तो सिगरेट पीना होगा, यानी जो सिगरेट पीता वही हेलीकॉप्टर में बैठ सकता है, वही सुपरस्टार बन सकता है। तो देखो उस वक्त मैं बच्चा था, मेरे मन में अगर ऐसा बात आ गया तो ना जाने और क्या क्या बात आता होगा। आप देखते हो टीवी में ऐड आता है, मुंह में फलाना, कदमों में दुनिया, है ना, फिर किसी किसी का जुआ फलना हो जाता है, नाम नहीं ले सकता हूं, आपको भी पता है। तो आप ये बात समझो कि ना, ये इस तरह का जो एड आता है टीवी में, इस एड को देख बार बार अगर आप देख रहे हो एक ही चीज का एड, एक ही किसी मान लो तंबाकू का एड देख रहे हो, तो कभी ना कभी आपके मन में इच्छा करेगा कि मैं भी जाके कंज्यूम करूं उस तंबाकू को। यहां पर आपको तो नुकसान, लेकिन फायदा कंपनी को। तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए हर वो काम करने को रेडी होती है जिससे वो अधिक प्रॉफिट कमा सके। आप देखते हो कि आपके पास मोबाइल है, फिर भी टीवी में नए नए ऐड आते हैं, या बहुत सारी चीजों में नए नए ऐड आते हैं नए नए मोबाइल का। आपको मन करता है कि नहीं, आपका तो जो है मोबाइल वो तो ओल्ड मॉडल हो गया, अब नया चाहिए। 4G है लेकिन 5G लॉन्च हो रहा है, अब तो 5G चाहिए। आप नया खरीदना चाहते हो, नया खरीदते हो, कंपनी को तो फायदा हुआ। लेकिन यहां पर एक बात समझना कि इन सबों से केवल कंपनी कमा रही, आप नहीं कमा रहे। कंज्यूमर को उकसाया जाता है कि आप अधिक से अधिक खरीदो, बस खरीदते रहो, जितना पैसा सब आप खर्च कर दो, नहीं है पैसा तो उधार लेके खर्च करो। आप ये चीज नहीं खरीदी तो आप बेकार हो धरती में। अगर आप काले हो तो ये क्रीम ले लो, गोरा हो जाओगे। अगर आपका चेहरा, आपके होठ, आपके नाक उस सेलिब्रिटी के जैसा नहीं है जिसे आप पसंद करते हो, तो ये सर्जरी खरीद लो। आपके आंख वैसे नहीं है तो आप कॉन्टेक्ट लेंस लगा लो। तो ये सब क्या है, आपको यहां पर इन्फिनाइट कंजप्शन के लिए उकसाया जाता है। और यही कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा समस्या है कि यहां पर इन्फिनाइट कंजप्शन के रास्ते पर चला जाता है। लेकिन अफसोस, जो अपना रिसोर्स है वो फिनाइट है, वो लिमिटेड है। कंपनी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकती है, जंगलों को काट देती है ना, डिफोरेस्टेशन होते रहता है, इन्वायरमेंट को नुकसान। और सबसे खतरनाक चीज यहां पर एक और है, लॉबिंग। लॉबिंग क्या होता है, कभी कभी कुछ कंपनियां इतनी पावरफुल हो जाती है कि गवर्नमेंट तक को वो खरीद लेती हैं, और गवर्नमेंट को खरीदने के बाद वो अपने फायदे के लिए सब काम करवाती है। जैसे मान लो कोई नेशनल पार्क है, कोई कंपनी गवर्नमेंट को खरीद ली है और चाहती है इस नेशनल पार्क में बहुत बड़ा आलीशान कर सकते हो कि ना, एक सिटी डेवलप करवाना, एक टाउनशिप एस्टेब्लिश करवाना। तो कैसे करेगी, नेशनल पार्क है ये, तो गवर्नमेंट को समझा बुझा करके गवर्नमेंट से एक बिल पास करवा लेगी, और उस बिल के तहत ये जो नेशनल पार्क का दर्जा है इससे छीन लिया जाएगा, इस नेशनल पार्क से। अब देखो कंपनी के प्रॉफिट के लिए सरकार यहाँ पर गलत कर रही है, इन्वायरमेंट के साथ गलत हो रहा है ना। आज वर्ल्ड में जितना पोल्यूशन है उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन, जो कि काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन जिस जंगल को वो काट रही है अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, उस जंगल पर ध्यान नहीं दे रही है
है ना। या तो फिर पोल्यूशन, आपको पता है कि फैक्ट्री से पोल्यूशन कितना जनरेट होता है। जब भी फसल कटाई का टाइम आता है तो दिल्ली में सरकार हवा बनाने लगती है कि पंजाब वाले पराली जलाते हैं इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन है। मतलब इस तरीके का हवा बनाती है जैसे कि फैक्ट्री वाले ऑक्सीजन उगलते हैं चिमनी से। पंजाब वाले साल में एक बार पराली जला लिए तो दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, और साल भर फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो उस वक्त उसमें बोलने के लिए कुछ नहीं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर ये किस तरीके का करप्शन होता है और किस तरीके से। इनफैक्ट अमेरिका जैसे कंट्री में करप्शन तो लीगल है, इंडिया में भले ही इनलीगल है, अमेरिका में लीगल है ये। तो ऐसी स्थिति में कैपिटलिज्म मानव समाज के लिए नुकसान का सौदा साबित हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म केवल और केवल नुकसान दे रहा है, हमें कुछ प्रॉफिट दे रहा है, जो कि हम लोग अभी जस्ट देखें। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी कमेंट में बताना मुझे कि क्या कैपिटलिज्म आपके लिए बेहतर है या नहीं। कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहते हो, या उसके किस किस पॉइंट्स को आप चाहोगे कि ना हटा दिया जाए तो कैपिटलिज्म बहुत बेहतर हो जाएगा, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मुझे इंतजार रहेगा आप सबों के कमेंट का। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट करना। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आपके कमेंट पर के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार काम करूंगा। तो चलिए, उम्मीद है आप सबों का क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो भी सवाल होगा आपके मन में तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।